हेलो एवरीवन। आज हम ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की सतह पर सूर्य से आने वाली जो अधिक तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें होती है, जिन्हें हम अवरक्त विकिरणें भी कह देते हैं, ये सामान्य अवस्था में पुनः परावर्तित पृथ्वी के सरफेस से या सतह से पुनः परावर्तित होकर के और वातावरण में चली जाती है, अर्थात वायुमंडल में चली जाती है। लेकिन वायुमंडल में या पृथ्वी के सतह के आसपास प्रेजेंट जो वायुमंडल है, उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, खास करके मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये जो गैस है, ये क्या करती है, जो रक्षी आवरण है अर्थात पृथ्वी के चारों तरफ जो वातावरण है, उस वातावरण में एक रक्षी आवरण बना लेती है। तो जो अवरक्त विकिरणें पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की ओर जो आ रही है, आ तो वो जाती है लेकिन उनको वापस लौटने नहीं देती है। तो इससे क्या होगा, लगातार वो जो विकिरणें होती है, वो विकिरणें लगातार, जैसे यहाँ तक से सूर्य के प्रकाश से जो ये विकिरणें हैं, सूर्य के प्रकाश से रेडिएशन आती है, तो ऑर्डिनरी कंडीशन में ये लौट के वापस चली जाती है। ऑर्डिनरी जो कंडीशंस होती है उनमें ये जो रेडिएशंस होता है, ये लौट के वापस चला जाता है। लेकिन इन विभिन्न प्रकार की जो गैसों की वजह से ये जो रेडिएशन आया, आके फिर दोबारा यहाँ से घूमा, फिर अगेन पृथ्वी पर आ गया, इसी तरह से दूसरा रेडिएशन यहाँ से आया, इधर घूम गया। तो कुल मिला के बात यह है कि जो पृथ्वी का जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसको ये गैसें उन रेडिएशंस को वापस नहीं जाने दे करके उनका टेम्परेचर, सतह का टेम्परेचर बढ़ाती है। तो ये जो सतह का टेम्परेचर बढ़ना, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना, यही अपने आप में ग्लोबल वार्मिंग या एक तरह से हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव कह सकते हैं, क्योंकि औसत तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है ज़मीन के अंदर में। तो यह अर्थात हम कह सकते हैं कि आजकल धीरे धीरे हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, और इन कंक्रीट के जंगल के लिए हमको बहुत सारा जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन किया है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है। तो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है औद्योगिक क्रांति से पूर्व, अर्थात अगर हम ज़्यादा देखें तो 1900 शताब्दी से पूर्व करीब 280 ppm के आसपास था। आज के टाइम में अगर हम देखें तो 380 ppm हो गया है। और इस तरह से पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, पिछले 100 वर्षों में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। और यदि इसी दर से जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते रहे, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता रहा, तो हम ये मान के चलते हैं कि 2100 तक, अर्थात 21वीं शताब्दी तक हम ये मान के चलते हैं करीब एवरेज जो टेम्परेचर है 1.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के अप्रॉक्स 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। जैसा कि हमको पता है कि ये एस्टिमेट किया हुआ है कि 2009-19 सामान्यतः ये सबसे ज़्यादा अधिक गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया है। इस प्रकार की जो गैसें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसों के लिए, मुख्य रूप से जो गैस है ये है कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 50% योगदान होता है, मीथेन है जो कि 19% योगदान होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि 17% इसका योगदान होता है, किसमें, ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार जो होती है। ओजोन है 8% है, नाइट्रस ऑक्साइड है 4% है, H2O वाटर वेपर ये भी एक तरह से 2% होता है। जैसे हमने अभी देखा वाटर वेपर का स्पेशल एग्जांपल, जैसे बरसात के दिनों में एकदम बरसात थम जाती है और धूप निकल जाती है बहुत तेज़ी से, तो हमें बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वो जो रेडिएशंस थे वो आ तो रहे थे, लेकिन जलवाष्प ने उन रेडिएशंस को रोक दिया। इसलिए हमें थोड़ा सा पहले के कंपेरिजन, जो बरसात नहीं हुई थी उससे पहले के कंपेरिजन हमको थोड़ी सी ज़्यादा हीट महसूस होती है। प्रभाव क्या पड़ेगा इसका, हम ये मान के चलते हैं कि अभी अब से बाद के अंतिम दशक जो है, अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है पिघलने की जो रफ्तार है करीब 3 गुनी हो चुकी होगी। सतही जो सागरों का जल है, वर्तमान जो जल है, वर्तमान स्थिति है, उससे हम ये मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 30% तक एसिडिक हो गया है। वैज्ञानिकों का एक एस्टिमेशन है कि 2050 तक हम ये मान के चल रहे हैं
कि आर्कटिक सागर में शायद ही बर्फ शेष बचेगी। पिछले 20 वर्षों में समुद्री जो जल है वो दोगुनी रफ्तार से पिघल के और एक तरह से सागरों में आ रहे हैं। हिमालय का जो ग्लेशियर है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 80 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वो श्रिंकेज हो रहा है। इसका जो ये इसके एक सिनेरियो है, लेकिन अगर हम नटसेल में इसके प्रभाव देखें तो एक तो समुद्र की सतह में वृद्धि हो जाएगी। विभिन्न प्रकार के ऐसे कंट्रीज, ऐसे देश जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों में वो बसे हुए हैं, तो जितने भी द्वीप है विश्व के छोटे छोटे टापू है वो सब के सब जलमग्न हो जाएंगे। तापमान में वृद्धि की वजह से सामान्यतः जो मानव स्वास्थ्य है और वनस्पति और जलीय जीव इन सब पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ने वाला है। पशु पक्षी वनस्पति ये विलुप्ति के कगार पर आ जाएंगे। ताप वृद्धि के कारण ऊर्जा में खपत भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली अगेन फिर ग्लोबल वार्मिंग होगा। हिमालय की जो बर्फ़ है उसके पिघलने के पश्चात हम ये मान के चल सकते हैं कि गंगा और यमुना नदियाँ भी सूख जाएगी। फसलों का चक्र भी इससे प्रभावित होता है, अर्थात खाद्यान्न प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। वर्षा का जो चक्र है वो अव्यवस्थित हो जाएगा, कहीं पर बहुत तेज़ बरसात हो रही है तो कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, तो ऐसा भी एक तरह से संभावना बनती है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। फसल का उत्पादन घट जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि हमारी जो आधी आबादी है वो खाद्यान्न संकट से गुजर रही होगी। तो कुल मिला के बात है कि बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं कि ओजोन परत हमारे लिए क्यों आवश्यक होती है, क्यों रिक्वायर्ड होती है। थैंक यू।